तो सभी को नमस्कार। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों से करें शुरुआत, इस पुस्तक के लेखक साइमन सिनेक सर का धन्यवाद। मंजुल पब्लिकेशंस जिन्होंने ये बुक को प्रिंट किया उनका धन्यवाद। और अनुवादक भारती पंडित जी का धन्यवाद। जूम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम इस पुस्तक के शुरुआती दौर में हैं, पुरस्कार और दंड। ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 37 हिंदी की किताब में। पुरस्कार और दंड कैसे काम कर रहा है, जोड़ तोड़ की व्यापार में नियम कैसे चल रहे हैं, इसके बारे में एक दो पेज अभी हैं ये जान के, और फिर जो रजनीश सर ने कहा था कि इस बुक का मेन पर्पस पे आएंगे तो वहां आज आ जाएंगे हम। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ पेज नंबर 37 की पहली लाइन से। साइमन सिनेक सर कह रहे हैं कि यह जानना कि आपके पास वफादार ग्राहक और कर्मचारी हैं आपकी लागत को कम करने के साथ साथ दिमाग को शांति भी देता है। देखो यहां भी शुरुआत शांति से हो रही है कि आपके पास कितने वफादार ग्राहक कर्मचारी हैं, तो इससे आपका कॉस्ट तो कम होगा ही बिजनेस का, मगर आपको शांति भी मिलेगी ना कि यार मेरे पास लोग हैं। वफादार दोस्तों की ही तरह आपको यह पता होता है कि आपकी जरूरत के समय आपके कर्मचारी और आपके ग्राहक आपके साथ आ खड़े होंगे। हम सब साथ हैं, यह भाव होता है जो कंपनी और ग्राहक, मतदाता और प्रत्याशी, बॉस और कर्मचारी के बीच साझा होता है। यही महान नेतृत्व को परिभाषित करते हैं। इसके विपरीत जोड़ तोड़ के भरोसे रहना विक्रेता और खरीदार दोनों के लिए तनाव पैदा करता है जी। ग्राहकों के लिए यह तय करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि उसे कौन सा उत्पाद लेना चाहिए, किसकी सेवाएं लेनी चाहिए और किस कंपनी के साथ जाना चाहिए जिससे उसके लिए खरीदारी का अनुभव श्रेष्ठ बन सके। मैं एक ही ब्रांड के टूथपेस्ट के ढेरों प्रकारों के चलते ग्राहकों को उनमें से किसी एक के चयन में आने वाली दिक्कत के बारे में मजाक करता रहता हूं, मगर टूथपेस्ट केवल एक रूपक है, एक एग्जाम्पल है। हर दिन हमें जो भी निर्णय लेने के लिए कहा जाता है वह किसी टूथपेस्ट को चुनने जैसा ही होता है। कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी कार खरीदनी है, कौन से कानूनी सलाहकार के पास जाना है, किस कंपनी में काम करना है, किस प्रत्याशी को चुनना है, हर एक के लिए ढेरों विकल्प हैं। सभी विज्ञापन, प्रस्ताव और दबाव हमें किसी एक या दूसरे के पक्ष में जाने के लिए निर्मित होते हैं, और हर एक हमें हमारे धन को उसके पक्ष में खर्च करने के लिए विवश करना चाहता है, जो तनाव रूपी एक स्थायी परिणाम में बदल जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए भी, जिनका प्रयास हमारी मदद करने का ही होता है, यह दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। हर दिन स्पर्धा में कुछ नया, कुछ बेहतर आ जाता है। इस स्पर्धा में बने रहने के लिए और लगातार नए विज्ञापन, नई मार्केटिंग की तकनीकें, नई विशेषताओं के बारे में सोचना भी जटिल काम है। लंबी अवधि के लक्ष्यों का लघु अवधि के निर्णयों के साथ मिल जाना, देखो कितनी बड़ी बात है। लंबी अवधि के लक्ष्यों का लघु अवधि के निर्णयों के साथ मिल जाना कंपनियों के लाभांश को खत्म करता चलता है, जो कंपनियों के लिए आंतरिक रूप से तनाव बढ़ाने वाला हो जाता है। जब जोड़ तोड़ ही मापदंड हो तो जीत किसी की भी नहीं होती। आज व्यापार करना और इस स्पर्धा में जमे रहना पहले की तुलना में अधिक तनावदायक हो गया है, और यह अचानक नहीं हुआ है। पीटर वाइब्रो अपनी पुस्तक अमेरिकन मीनिया, व्हेन मोर इज नॉट एनफ, व्हेन मोर इज नॉट एनफ, देखो बुक का नाम ही है, इस बुक में लिखते हैं कि आज हमारे खराब स्वास्थ्य के पीछे का प्रमुख कारण हमारा खराब खान पान नहीं, या खराब तेल खाद्य सामग्री नहीं है, वरन यह तो लगातार बढ़ता हुआ वह तनाव है जिसे कॉरपोरेट अमेरिका ने हमारी जीवन शैली में प्रवेश करा दिया है, जिसके चलते हम बीमार होते जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों में, और ये पूरी दुनिया पे लागू होता है, विकसित देश हो या विकासशील देश हो, अमेरिका के लोगों में अल्सर, अवसाद, उच्च रक्तचाप, चिंता और कैंसर अत्यधिक तेजी से बढ़ता जा रहा है। पीटर वाइब्रो के मुताबिक और यह दौड़, ये वादे हमारे दिमाग के रिकॉर्ड सर्किट्स को बुरी तरह प्रभावित करते जा रहे हैं।
लघु अवधि के या तात्कालिक लाभ जिनके आधार पर ही अमेरिका का पूरा व्यापार चल रहा है, वास्तव में हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करते जा रहे हैं। अब अगला लास्ट टॉपिक है इस अध्याय का। चूंकि यह काम करता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सही है। देखो, ध्यान से सुनो। जोड़ तोड़ का बड़ा खतरा यही है कि यह काम करता है, और चूंकि यह काम करता है, इसलिए यह अत्यधिक प्रचलित हो चला है। यह मापदंड बनता जा रहा है और अधिकाधिक कंपनियों और संस्थाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है, भले ही वे छोटी हों या बड़ी। यह तथ्य भी सुसंगत दबाव बनाता है। विडंबना यह है कि हम जोड़ तोड़ करने वाले भी अपने ही तंत्र के जोड़ तोड़ का शिकार बन रहे हैं। अपने लघुकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम कीमतें कम करने, विज्ञापन करने, डर दिखाने या प्रोत्साहित करने वाले संदेश भेजने आदि जैसे जो भी जोड़ तोड़ करते हैं, उसके बाद हमारी कंपनी और तंत्र अधिकाधिक कमजोर होता जाता है। आर्थिक मंदी जो 2008 में आई, यह मंदी गलत धारणाओं को लगातार लंबे समय तक प्रचारित करते रहने का बेहतरीन उदाहरण है। बैंक में लगातार जोड़ तोड़ के परिणाम स्वरूप जो भी निर्णय लिए गए, उन्हीं के चलते बैंकिंग और हाउसिंग मार्केट धराशायी हो गए, जो मंदी का कारण बने। कर्मचारियों को जोड़ तोड़ के लिए बोनस दिया जा रहा था, जिसने त्वरित और अदूरदर्शी निर्णय को बढ़ावा दिया। किसी व्यक्ति के व्यवस्था में खामी निकालने पर उसे खुलेआम अपमानित किया जाने लगा, जिससे लोगों में जिम्मेदारी की भावना घटी। गृह ऋण के, होम लोन के आसानी से उपलब्ध होने से लोगों ने अपनी क्षमता से बढ़कर ऋण ले लिए, लोन ले लिए। पूरे बाजार में वफादारी और जवाबदेही का भाव बहुत ही कम था। ये सभी लेन देन के निर्णयों के परिणाम थे, मगर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ लोग सभी के अच्छे के लिए काम कर रहे थे। वे ऐसा क्यों कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क। इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। तात्कालिक महानता दर्शाने से, तात्कालिक महानता दर्शाने से आगे जाकर कोई धारणा विद्यमान ही नहीं थी। अपनी सफलता की राह पर फिसलने वालों में से बैंकर अकेले नहीं थे। अमेरिका के कार निर्माताओं ने भी सालों यही किया था। एक के बाद दूसरा जोड़ तोड़, एक के बाद एक अल्पकालिक निर्णय। जब जोड़ तोड़ ही आधार बन जाए, तो किसी संस्था का धराशायी होना ही एकमात्र तार्किक परिणाम होता है। वास्तविकता यह है कि आज की दुनिया में जोड़ तोड़ ही संपूर्ण मापदंड बन चुका है, मगर इसका भी विकल्प है। अल्टरनेटिव इज देयर। तो पुरस्कार और दंड, यह अध्याय समाप्त हुआ। भाग एक भी समाप्त हुआ, जिसमें 3 अध्याय लग गए साइमन सिनेक सर को ये हमें समझाने में कि भाई ये चल क्या रहा है दुनिया में। तो अब आ जाते हैं भाग 2 पे। वैकल्पिक दृष्टिकोण, अल्टरनेटिव एटीट्यूड। अल्टरनेटिव क्या है इसका? तो अध्याय 3, सॉरी 2 अध्याय पढ़े थे हमने अभी तक, अब अध्याय 3 है भाग 2 का पहला अध्याय और पुस्तक का तीसरा अध्याय। सुनहरा वृत्त। 9 साल पहले मैंने ये पढ़ा था, गोल्डन सर्कल। इसमें इन्होंने 3 सर्कल बनाए हैं। बीच में क्यों लिखा है? सबसे पहले बीच वाले सर्कल में, फिर मिडिल सर्कल में कैसे, और आउटर सर्कल में क्या। अब देखते हैं क्या कहते हैं साइमन सिनेक सर यहाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोड़ तोड़ करने के बजाय लोगों को प्रेरित करने का विकल्प चुनते हैं। भले ही ये संस्थान हो या एकल व्यक्ति, इनमें से हर एक बिल्कुल समान तरीके से सोचता, काम करता और संवाद करता है, और यह बाकी हम सब लोगों से बिल्कुल अलग होता है। और ये लोग इस काम को जिस तरीके से एक खास प्राकृतिक प्रारूप में किया करते हैं, भले ही ऐसा वे जानबूझकर या अनजाने में ही किया करते हों, इसे मैं गोल्डन सर्कल या सुनहरा वृत्त कहता हूं। सुनहरे वृत्त की अवधारणा एक गणितीय समीकरण सुनहरे अनुपात की देन है, जिसने गणितज्ञों, जीव विज्ञानियों, वास्तुशास्त्रियों, कलाकारों, संगीतज्ञों और प्रकृति विज्ञानियों को शुरुआत से ही आकर्षित किया है। मिस्र से लेकर पाइथागोरस और लियोनार्डो दा विंची तक कई लोगों ने अपने काम को सही अनुपात और सौंदर्य देने के लिए इस अनुपात का सहारा लिया है। यह इस धारणा की भी पुष्टि करता है कि प्रकृति में हमारी सोच से कहीं बढ़कर
नियमबद्धता है, जैसे पत्तियों की समरूपता, बर्फ के टुकड़ों के खास आकार आदि। भले ही सुनहरे अनुपात के कई क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं, मगर मुझे यह अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए लगा कि यह एक ऐसा सूत्र प्रस्तावित करता है जो किसी क्षेत्र में सतत और अनुमानित परिणाम उत्पन्न कर सकता है, वह भी तब जब ऐसे परिणामों को केवल अच्छे भाग्य का फल समझा जाता रहे। यहां तक कि प्रकृति, नेचर, जिसे अत्यधिक अप्रत्याशित स्वभाव का समझा जाता रहा है, उसमें भी अधिकाधिक नियमबद्धता पाई जाती है। सुनहरे वृत्त से मानव व्यवहार में व्यवस्था लाई जा सकती है और उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। साधारण तौर पर यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्यों करते हैं और क्या करते हैं। वाई वी डू एंड वट वी डू। सुनहरा वृत्त हमें इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि यदि हम किसी भी काम की शुरुआत पहले क्यों पूछते हुए करें, तो हम कितना और अधिक हासिल कर सकते हैं। कुछ संस्थान और व्यक्ति किसी को प्रभावित करने की इतनी क्षमता क्यों रखते हैं, इसके लिए सुनहरा वृत्त विद्यमान दृष्टिकोण क्या है? जोड़ तोड़। इसके लिए सुनहरा वृत्त विद्यमान दृष्टिकोण से अलग एक और दृष्टिकोण देता है। यह इस बारे में स्पष्ट सूचना देता है कि एप्पल कंपनी जो मोबाइल बनाती है, एप्पल ने किस तरह से, कैसे विविध उद्योगों को खड़ा करने में सफलता हासिल की है और किस तरह से इस योग्यता को कायम रखा है। इससे पता चलता है कि लोग अपने हाथ पर हार्ले डेविडसन के लोगों का टैटू क्यों गुदवाते हैं, है ना। इससे स्पष्ट समझ बनती है कि कैसे साउथ वेस्ट एयरलाइंस न केवल उस समय की सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी थी, वरन उसने लोगों के दिल में जगह भी बनाई थी, लोगों को प्रेरित किया था। और ऐसा वह क्यों कर पाई थी? इससे यह भी स्पष्टता बनती है कि लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर के देश को बदलने के आंदोलन से क्यों प्रेरित हुए, और यह भी कि हम जॉन एफ कैनेडी के चांद पर आदमी के कदम रखने की चुनौती को उनकी मृत्यु के बाद भी क्यों पूरा करने में लगे रहे। सुनहरा वृत्त, गोल्डन सर्कल, यह भी बताता है कि इन लीडर्स ने लोगों को जोड़ तोड़ से रिझाने की बजाय किस तरह से इच्छित काम करवाने के लिए अभिप्रेरित करके अपने पक्ष में किया। वैकल्पिक दृष्टिकोण, जिसकी अब बात हो रही है, वैकल्पिक दृष्टिकोण केवल दुनिया को बदलने के लिए ही जरूरी नहीं होता, लोगों को प्रेरित करने की योग्यता के व्यावहारिक उपयोग भी हैं। इसे नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए, कॉरपोरेट संस्कृति को विकसित करने के लिए, नियुक्ति के लिए, उत्पादों के विकास के लिए, बिक्री और विज्ञापन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यह वफादारी और किसी विचार को किस तरह से सामाजिक आंदोलन में बदला जा सकता है, इसको परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। और यह सारी यात्रा अंदर से बाहर की ओर शुरू होती है। यह यात्रा क्यों से शुरू होती है? इससे पहले कि हम इसके उपयोगों को देखें, मैं आपको इसके नियम बता देता हूं। इससे हम बाहरी सर्कल से शुरू करते हुए भीतर की तरफ जाते हैं। तो देखिए, बाहरी सर्कल क्या था? 3 सर्कल में क्या, वट। तो हर एक व्यक्ति और संस्था यह जानती है कि वे कर क्या रहे हैं, भले ही वह छोटा या बड़ा हो, भले ही वह किसी भी उद्योग का हो। हर एक व्यक्ति अपने काम या सेवाओं, उत्पाद और काम के तरीके के बारे में अच्छी तरह से जानता है। क्या यानी वट की पहचान करना आसान होता है। मैं इसको ऐसे लेता हूं एग्जांपल के लिए कि रिक्शे वाले से लेकर और बिल गेट्स तक, बड़े से बड़े उद्योगपति, आजकल तो इसका नाम ले सकते हैं आप, टेस्ला वाले का, सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आउटर सर्कल है क्या, एवरीबडी नोज, एवरी कंपनी नोज, एवरी इंस्टीट्यूट नोज। अब अगला पॉइंट है कैसे, मिडिल सर्कल, हाउ। कुछ कंपनियां और व्यक्ति यह जानते हैं कि वे क्या करते हैं, वे कैसे करते हैं। आप भले ही इसे अलग अलग मूल्य प्रस्ताव, मालिकाना प्रक्रिया या अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव के नाम से जाने, कैसे का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई काम अलग या बेहतर किस तरह से है। इसकी पहचान क्यों की तरह उतनी अवश्यम भावी नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि यह निर्णय लेने या अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण घटक होता है, मगर यह सोचना गलत होगा कि कैसे मालूम होने भर से सब कुछ सहज हो जाएगा।
इस श्रेणी में एक और महत्वपूर्ण घटक बाकी है। कैसे का मतलब कैसे क्या हो गया, कि क्या काम कर रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं, हाउ टू डू इट, व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग। मगर अब ये कह रहे हैं लास्ट में कि इस श्रेणी में एक और महत्वपूर्ण घटक बाकी है, और वो है क्यों, वाई। बहुत कम कंपनियां और लोग इस बात का उत्तर दे पाते हैं कि वे जो कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं। यहां जब मैं क्यों का उल्लेख कर रहा हूं तो मेरा अर्थ धन से नहीं है। धन तो किसी काम का अंतिम उत्पाद या परिणाम है। क्यों से मेरा आशय आपके उद्देश्य, कारण या धारणा से है। आपकी कंपनी क्यों काम कर रही है, क्वेश्चन मार्क। आप हर दिन सुबह बिस्तर से बाहर क्यों आते हैं, क्वेश्चन मार्क। और हर एक व्यक्ति को दूसरे की चिंता क्यों करनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। जब अधिकतर संस्थान या लोग सोचते हैं तो वे क्या से क्यों के वृत्त तक जाते हैं, और ऐसा करते हुए वे स्पष्टता से धुंधलके की ओर जा रहे होते हैं। चूंकि हमें क्या और कैसे तो मालूम होता है, मगर क्यों के बारे में स्पष्टता नहीं होती। मगर ऐसा अभिप्रेरित कंपनियों और अभिप्रेरित लीडर्स के साथ नहीं होता। उनमें से हर एक कोई, भले ही उनके उद्योग का आकार कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो, अंदर से बाहर की तरफ सोचता है। हाउ नहीं सोचता है, पहले वाई, देन हाउ, देन व्हाट। मैं एप्पल इनका का उदाहरण, एप्पल कंपनी का उदाहरण बार बार लूंगा, चूंकि बाजार में उनकी अपनी खासी पहचान है और उनके उत्पाद समझने में और दूसरे उत्पादों से तुलना करने में आसान है। एप्पल को सफलता अचानक नहीं मिली है। इसके पीछे साल दर साल उसका सर्वश्रेष्ठ कंपनी बने रहना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित किए रहना उसे सुनहरे वृत्त के कई सिद्धांतों का महान उदाहरण बना देता है। मैं एक सरल से मार्केटिंग के उदाहरण से शुरू करूंगा। यदि एप्पल अन्य कंपनियों की तरह होती तो एक संदेश सुनहरे वृत्त के बाहरी हिस्से से शुरू होता कि कंपनी क्या क्या करती है, और फिर बताया जाता कि इसे कैसे किया जाता है। उसके बाद यह कि वे अपने प्रतिस्पर्धियों से कैसे अलग या बेहतर हैं, और उसके बाद क्या किया जाए का विवरण होता है। इसके एवज में कंपनी लोगों से उनके उत्पाद को खरीदने की अपेक्षा रखेगी। यदि एप्पल भी अनेक अन्य कंपनियों जैसी होती तो उसका मार्केटिंग संदेश कुछ ऐसा होता। हम उत्कृष्ट कंप्यूटर बनाते हैं जिसे जिन्हें सुंदरता से डिजाइन किया गया है, जो उपयोग में आसान है और यूजर फ्रेंडली है। क्या आप खरीदना चाहेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह का कुछ उनका विज्ञापन होता। यह संदेश बहुत आकर्षक और खरीद के लिए बाध्य करने वाला संदेश नहीं है, मगर अधिकांश कंपनियां इसी तरह से अपने उत्पाद हमें बेचती हैं। यही सामान्य नियम है। पहले वे क्या से शुरू करते हैं, यह है हमारी नई कार। फिर कैसे पर आते हैं कि यह कैसे काम करती है और कैसे बेहतर है। इसमें चमड़े की सीट है, गैस का बढ़िया माइलेज है, फाइनेंस की सुविधा है। और इसके बाद वे क्या करना है की बात करते हैं और ग्राहकों से उम्मीद करते हैं कि वे उनकी कार खरीदेंगे। आप विज्ञापन के इस प्रारूप को उद्योग से उपभोक्ता बाजार तक और उद्योग से उद्योग तक देख सकते हैं। बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस। यह हमारी कानून की विशेषज्ञ फर्म है। हमारे वकील श्रेष्ठ कानूनी स्कूल में पढ़े हुए हैं और हमारे पास ग्राहकों की सबसे बड़ी संख्या है, अतः हमें सेवा का मौका दीजिए। यही प्रारूप आपको राजनीति में देखने को मिलेगा। यह हमारा प्रत्याशी है। कर पद्धति और अप्रवासन पर इनके विचार ये हैं। देखिए ये बाकी लोगों से किस तरह से बेहतर हैं, इसे अपना मत देकर विजयी बनाइए। ऐसे हर एक मामले में संवाद सिर्फ उद्देश्य इसी उद्देश्य से रचा जाता है कि उससे सामने वाले को कुछ अलग या श्रेष्ठ सेवा का झांसा देकर अपने पक्ष में लाया जा सके। मगर प्रेरित और दूसरों को प्रेरणा देने वाले लीडर्स ऐसा नहीं करते। उनमें से हर एक व्यक्ति, भले ही उनके उद्योग का आकार कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो, अंदर से बाहर की तरफ सोचता है। एप्पल के उदाहरण पर पुनः ध्यान देते हैं और इसे एप्पल वास्तव में किस तरह ग्राहकों तक पहुंचाता है, इस पर ध्यान देते हैं। इस बार यह उदाहरण क्यों से शुरू होता है, देखो कैसे बनता है उनका विज्ञापन। हम जो भी करते हैं, हर उस काम के पीछे हमारा विश्वास यथास्थिति को चुनौती देने का होता है।
तो पहली लाइन क्या है, उनका वाई क्या है। जो भी काम कर रही है एप्पल कंपनी, वो कहती है कि हम इसलिए करते हैं कि यथास्थिति जो चल रहा है ना, उसको चैलेंज देना है। हम अलग से सोचने में विश्वास करते हैं। यथास्थिति को चुनौती देने के लिए हम अपने उत्पादों को और सुंदर, उपभोक्ता के उपयोग के लिए सहज और सरल बनाते हैं। और इसी श्रेणी में हमने उत्कृष्ट कंप्यूटर बनाए हैं। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? अब ये एक मैसेज है, देखो। यह एकदम भिन्न संदेश है। यह पहले वाले संस्करण से एकदम अलग महसूस होता है। इसे पढ़कर हमें एप्पल का कंप्यूटर खरीदने की उत्कंठा होती है, और यह केवल सूचना देने के तरीके को बदलने मात्र से घटता है। इसमें कोई छलावा नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है, कोई चीज मुफ्त में नहीं दी जा रही है, कोई आकांक्षापूर्ण संदेश नहीं है, कोई बड़ी हस्ती सेलिब्रिटी विज्ञापन के लिए मौजूद नहीं है। देखो ना आप, एप्पल कंपनी का विज्ञापन कौन कर रहा है? कोई फोटो आता है, एड देखते हैं आप, बड़े बड़े होर्डिंग हैं उस पे एप्पल, वाई एप्पल इज मेकिंग एवरी ईयर ए न्यू मॉडल। वो संदेश होता है, वो मैसेज होता है। कोई सेलिब्रिटी का फोटो नहीं होता उसमें। पेज नंबर 48, बैक टू बुक। महत्वपूर्ण बात यह है कि एप्पल का संदेश क्यों से, वाई से शुरू होता है, अपने उद्देश्य, लक्ष्य या विश्वास के साथ, जिसमें क्या के विवरण का, वट के विवरण का कोई स्थान नहीं है। वे क्या करते हैं? कंप्यूटर से लेकर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाते हैं जिनके नामों के उल्लेख का उन्हें खरीदने से सीधा कोई संबंध नहीं होता। एप्पल की बिक्री उनके लक्ष्य के कारण होती है। एप्पल के डिजाइन और अन्य इंटरफेस भले ही उत्कृष्ट हों, मगर वे अकेले ग्राहकों में इस तरह की अनोखी वफादारी जगाने में समर्थ नहीं हैं। ये घटक खरीदी के कारणों को तर्कसंगत और मूर्त बनाते हैं। बाकी कंपनियां भी अच्छे डिजाइनर को अनुबंधित करके इनकी विशेषताओं की नकल कर सकती हैं, और यहां तक कि ऐसा करने के लिए एप्पल के कर्मचारियों को भी तोड़कर अपने साथ मिला सकती हैं, मगर इसके परिणाम फिर भी एक से नहीं होंगे। एप्पल क्या करता है और कैसे करता है, केवल इससे काम नहीं चलेगा। इससे बढ़कर भी कुछ है, जिसके चलते एप्पल की प्रसिद्धि है, जिसके चलते एप्पल का बाजार पर वर्चस्व कायम है, और जिसकी नकल कर पाना नामुमकिन है। यह उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग आप क्या बनाते हैं उसे नहीं खरीदते। लोग आप क्या बनाते हैं उसे नहीं खरीदते, वरन इसे क्यों बनाते हैं, इस कारण से उत्पाद खरीदा जाता है। इसे दोहराना अच्छा होगा कि लोग आप क्या बनाते हैं के कारण नहीं खरीदते, वरन इसे क्यों बनाते हैं, इस कारण से कोई उत्पाद खरीदते हैं। एप्पल द्वारा सतत नए उत्पाद बनाने की योग्यता और बाजार में अपने प्रति अद्भुत वफादारी का भाव निर्मित करना केवल क्या के प्रश्न से पूरा नहीं किया जा सकता। समस्या यह होती है कि संस्थाएं अपने उत्पाद को अन्य उत्पादों से श्रेष्ठ दर्शाने के लिए सुविधाओं और लाभ की बात करती रहती हैं। कभी कभी यह तुलना सीधे से की जाती है, तो कभी कभी कुछ छिपे संकेतों, रूपकों आदि के माध्यम से, मगर दोनों का प्रभाव एक सा ही होता है। कंपनियां हमें वह बेचने का प्रयास करती हैं जो वे बनाती हैं, मगर हम उन्होंने इसे क्यों बनाया है, इस वजह से उस उत्पाद को खरीदते हैं। इसी को मैं कह रहा हूं कि जब वे बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, तो वे क्या और कैसे के साथ जा रहे होते हैं। जब वे अंदर से बाहर की ओर संवाद करते हैं, तो वे क्यों से शुरुआत करते हुए क्या और कैसे तक जाते हैं, जिससे क्यों उस उत्पाद को खरीदने का कारण बताता है, और क्या और कैसे उस धारणा को पुष्ट करते हैं, कंफर्म कर देते हैं। कंपनियां क्या करती हैं, यह बाहरी घटक होता है, मगर वे ऐसा क्यों करती हैं, इसका गहरा अर्थ होता है। व्यवहारिक रूप से एप्पल के बारे में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। यह भी दूसरी कंपनियों की तरह ही एक कंपनी है। वास्तव में एप्पल और उसकी अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों जैसे डेल, एचपी, गेटवे, तोशिबा, पिक वन में कोई वास्तविक अंतर अंतर नहीं है। ये सभी कॉरपोरेट संरचना की कंपनियां हैं, ठीक वैसी ही जैसी कंपनियां हुआ करती हैं। सभी कंप्यूटर बनाती हैं। इन सभी में कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते। इन सभी के पास कुछ समान प्रतिभाएं उपलब्ध हैं,
समान संसाधन और एजेंसियां भी हैं, समान सलाहकार हैं, और एक सा मीडिया है। सभी के पास अच्छे प्रबंधक हैं, मैनेजर्स हैं, अच्छे डिजाइनर्स हैं, और होशियार अभियंता यानी इंजीनियर्स हैं। ये सभी कुछ ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो अच्छे से काम करते हैं, और कुछ ऐसे जो ठीक से काम नहीं करते। यहां तक कि एप्पल के साथ भी ऐसा ही है। वो कह रहे हैं एप्पल के भी सारे प्रोडक्ट थोड़ी अच्छा काम करते हैं। क्यों? फिर ऐसा क्या है जो एप्पल को इस तरह की अद्भुत प्रसिद्धि प्रदान करता है? वे क्यों अधिक नवाचारी हैं? वे लगातार लाभ क्यों अर्जित कर रहे हैं? और उन्होंने बाजार को इस तरह अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए क्या किया है? ऐसा क्या है जिससे हर कंपनी को ऐसी सफलता नहीं मिलती? लोग आप क्या बनाते हैं इस कारण किसी उत्पाद को नहीं खरीदते, वरन आप उसे क्यों बनाते हैं इस कारण से उस उत्पाद को खरीदते हैं। यही कारण है कि एप्पल ने उल्लेखनीय स्तर का लचीलापन अर्जित किया है। लोग एप्पल से कंप्यूटर खरीदने में जितने सहज हैं, उतनी ही सहजता से वे उससे MP3 प्लेयर, फोन और VCR भी खरीदते हैं। एप्पल जिस भी श्रेणी का जो भी उत्पाद बाजार में लेकर आता है, निवेशक और ग्राहक उसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं। और इसके पीछे एप्पल क्या क्या बनाता है यह कारण नहीं है, वरन वह यह सब क्यों बनाता है यह कारण छिपा है। उसके उत्पाद उसके लक्ष्य को जीवन देते हैं। मैं इतना भी नासमझ नहीं हूं, मैं मतलब साइमन सिनेक सर। मैं तो हूं नासमझ। तो साइमन सिनेक सर कह रहे हैं कि मैं इतना भी नासमझ नहीं हूं कि यह कहूं कि इन कंपनियों के उत्पाद महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे निश्चित ही महत्वपूर्ण हैं, मगर उनके उत्पादों का महत्व पारंपरिक बुद्धिमत्ता से हटकर है। उनके उत्पाद एप्पल की तरह उनके प्रसिद्ध और श्रेष्ठ होने का कारण नहीं है। एप्पल के उत्पाद उसकी धारणा का मूर्त प्रमाण देते हैं, जो बताते हैं कि इस क्या के पीछे का क्यों आखिर है क्या। इस क्या के पीछे का क्यों आखिर है क्या। वे क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इसमें सीधा रिश्ता दिखाई देता है। इसीलिए लोग एप्पल को वैध और विश्वसनीय मानते हैं। यथास्थिति में बने रहने के लिए वे जो भी करते हैं, उसमें उनका लक्ष्य यानी क्यों प्रदर्शित होता है। एप्पल जबरदस्त। एप्पल जिस उद्योग में है, उसमें बने रहने की जद्दोजहद के बावजूद एप्पल के सामने अलग से सोचना हमेशा प्राथमिकता पर रहा। जब एप्पल अपने पहले कंप्यूटर मैकिन्टोश के साथ आया, जिसमें कंप्यूटर की जटिल भाषा के स्थान पर ग्राफिकल इंटरफेस था, तब इस उत्पाद के साथ उसने सारे उद्योग को चुनौती दी कि कंप्यूटर काम कैसे करते हैं। देखें, इससे बढ़कर क्या उदाहरण चाहिए। जब अधिकतर सॉफ्टवेयर कंपनियां इस व्यापार में अपने लिए नए अवसर तलाश कर रही थी, उस समय एप्पल व्यक्ति को घर बैठकर कंपनी में काम करते हुए व्यक्ति की ही तरह से काम करने के अवसर देने का तरीका खोज रहा था। यथास्थिति को चुनौती देने के लिए यथास्थिति को चुनौती देने के लिए व्यक्ति का सशक्तिकरण करना एप्पल के क्यों को इंगित करता है। और इससे यह पता चलता है कि एप्पल जो कहता है उसे करता है। और यह उनके आईपॉड और यहां तक कि आईट्यून में भी है, जिसने संगीत उद्योग के विद्यमान वितरण प्रारूप को चुनौती दी, और ये एक व्यक्ति की संगीत की आवश्यकताओं के अनुरूप एकदम सटीक थे। संगीत उद्योग का निर्माण संगीत के एल्बम बेचने के लिए किया गया था। यह वह समय था जब संगीत सुनना घर पर खाली समय में की जाने वाली गतिविधि हुआ करती थी। सोनी कंपनी ने 1979 में वॉकमैन को बाजार में लाकर इस धारणा को बदल दिया है। आपको भी याद होगा, हम वो खरीदते थे वॉकमैन। मगर वॉकमैन और बाद में डिस्कमैन भी उतना ही सीमित था जितनी भी संख्या में कोई व्यक्ति कैसेट टेप या CD रख सके। उन्हें अतिरिक्त डिवाइस लेकर चलना होता था। MP3 के विकास ने इसे बदल डाला। डिजिटल कंप्रेशन ने अत्यधिक गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड किए गए गीतों को एक कम कीमत वाली और छोटी सी डिस्क में इकट्ठा करने की सहूलियत दी। इसने हमें घर से दूर रहने पर भी संगीत सुन पाने की सुविधा दी, और ऐसा करने के लिए हमें केवल एक छोटा सा उपकरण
यानी MP3 को, MP प्लेयर को अपने पास रखना था। और MP3 ने हमारे द्वारा सुने जा रहे संगीत के प्रकार को तो बदला ही, साथ ही हमें एल्बम इकट्ठा करने वाली जनता से आगे ले जाकर मनपसंद गीत इकट्ठा करने वाली जनता में बदल दिया। उस समय भी जब बाजार का प्रारूप ग्राहकों के व्यवहार के अनुरूप नहीं रह गया था, संगीत उद्योग एल्बम की खरीद फरोख्त में लगा हुआ था, मगर एप्पल ने 1,000 गीत आपकी जेब में, ये कहते हुए आईपॉड को बाजार में उतार दिया था। एप्पल ने हम किस तरह का जीवन जीना पसंद करते हैं, यह समझते हुए आईपॉड और आईट्यून्स के द्वारा MP3 और MP3 प्लेयर दोनों की ही विशेषताओं को ग्राहकों तक पहुंचा दिया था। उनके विज्ञापन में उत्पाद का विवरण नहीं होता था, वे यह विज्ञापन उनके बारे में नहीं होता था, वरन हमारे बारे में होता था, और हम जानते थे कि हम इस उत्पाद को क्यों लेना चाहते थे। एप्पल ने ना तो MP3 का आविष्कार किया, ना ही आईपॉड और आईट्यून्स की तकनीक की खोज की, फिर भी संगीत उद्योग में आमूल चूल बदलाव का सेहरा उसके सिर पर ही बनता बंधता है। MP3 का आविष्कार वास्तव में सिंगापुर की एक कंपनी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने किया था, जिसका उद्देश्य घर के कंप्यूटर को ध्वनि यंत्र से युक्त बनाना था। एप्पल ने क्रिएटिव के उत्पाद के बाजार में आने के 20-22 महीने तक आईपॉड को बाजार में नहीं उतारा था। यह विवरण अकेले ही पहले प्रणेता की धारणा पर प्रश्न खड़ा करता है। डिजिटल साउंड के इतिहास के मुताबिक डिजिटल संगीत के क्षेत्र में क्रिएटिव एप्पल की तुलना में अधिक सक्षम और गुणवान थी। जो क्रिएटिव कंपनी थी सिंगापुर की, वो ज्यादा सक्षम थी, गुणवान थी, मगर समस्या यह थी कि उन्होंने अपने उत्पाद का प्रचार 5 GB MP3 प्लेयर कहकर किया। यह ठीक वैसा ही संदेश था जैसा कि एप्पल का 1,000 गीत आपकी जेब में था। मुख्य अंतर यह था कि क्रिएटिव ने अपना उत्पाद क्या है यह बताया था, और एप्पल ने ग्राहक को उसकी आवश्यकता क्यों है यह बताया था। बात एक ही थी दोनों की, मगर बताने का तरीका एक का था वट पर, एक का था वाय पर। बाद में जब हमने यह तय किया कि हमें आईपॉड खरीदना है, उसके बाद आईपॉड क्या है यह हमारे लिए महत्व का हो जाता है, और फिर हमारे पास उपलब्ध सूचना कि हम इसमें 1,000 गीत इकट्ठे कर सकते हैं के आधार पर उसमें से हम अपने लिए 5 GB, 10 GB या कोई अन्य प्रकार चुनते हैं। हमारा निर्णय क्यों से शुरू होकर क्या पर आता है, और एप्पल भी यही विज्ञापित करता है, यही एडवर्टाइज करता है। हम में से कितने लोग यह बात विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आईपॉड वास्तव में क्रिएटिव के जेन से बेहतर है? क्वेश्चन मार्क। असलियत में आईपॉड अभी भी बैटरी पर निर्भर हैं, अतः चार्जिंग की सुविधा नहीं होने पर वे उपयोग में नहीं लाए जा सकते। साथ ही इसकी बैटरी बदलने की भी समस्या मौजूद है। इस दृष्टि से जो क्रिएटिव कंपनी सिंगापुर की उसका है जेन, इस दृष्टि से जेन कहीं बेहतर है, मगर वास्तविकता यह है कि हमें इस सब की परवाह होती ही नहीं है। लोग आप क्या बनाते हैं इसके लिए आपका उत्पाद नहीं खरीदते, वरन आप क्यों बनाते हैं इसके लिए उत्पाद खरीदते हैं। और अपने उत्पाद के बारे में क्यों को लेकर एप्पल की यह स्पष्टता ही उसे नवाचार करने की और अपने से अधिक सक्षम तथा गुणवत्तापूर्ण कंपनियों से स्पर्धा करने की और अपने मुख्य बिजनेस के बाहर भी सफल होने की योग्यता देती है। पेज नंबर 52 हिंदी की किताब में मैं यहाँ रोक रहा हूँ। आज की हमारी बुक रीडिंग मेरी ओर से यहाँ समाप्त है। आप में से किसी को कोई बात कहनी हो